Now next question is the value of 64 raised to power minus 1 by 3. क्या कहा गया? 64 raised to power minus 1 by 3 within bracket 64 raised to power 1 by 3 minus 64 raised to power 2 by 3. आपसे पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या हो. अगेन चैप्टर 1 पर बेस्ड है. या डिनोमिनेटर में पावर देखो कितनी दिखाई दे रही है आपको, 3. 64 किसकी पावर 3 होता है? 4 की पावर 3. तो आप इसको लिख सकते हो 4 रेस टू पावर 3 रेस टू पावर माइनस 1 बाय 3. इसको भी आप क्या लिख सकते हो 4 रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 1 बाय 3. और ये हो जाएगा 4 रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 2 बाय 3. इसमें कोई डाउट? क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है. तो देखो 3 से 3 ये कैंसिल, 3 से 3 ये कैंसिल, 3 से 3 ये कैंसिल. तो 4 रेस टू पावर माइनस 1 तो हो गया 1 बाय 4. ये क्लियर? ठीक है. 4 रेस टू पावर 1 हो गया 4 और 4 रेस टू पावर 2 कितना हो गया 16. इज इट क्लियर? ठीक है. तो 1 बाय 4, 4 माइनस 16 कितना? -12. तो यहां आ गया -12. तो इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? -3. तो ये आपका आंसर हो गया. ये क्लियर हो गया? तो प्रेजेंटेशन देखो इस क्वेश्चन की. फर्स्ट ऑफ ऑल 64, ये आपने 3 देखा तो 4 रेस टू पावर 3 लिखा और रेस टू पावर -1 बाय 3. ऐसे 64 डिनोमिनेटर में 3 है तो 4 रेस टू पावर 3 इंटू 1 बाय 3. अगेन डिनोमिनेटर 3 है तो 4 रेस टू पावर 3 इंटू 2 बाय 3. जब आप सॉल्व करोगे 3 से 3 कैंसिल, 4 रेस टू पावर -1. 3 से 3 कैंसिल, 4 रेस टू पावर 1. 3 से 3 कैंसिल, 4 रेस टू पावर 2. यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है. देन 4 रेस टू पावर -1 का मतलब क्या हो गया? 1 बाय 4. 4 रेस टू पावर 1 क्या हो गया? 4 और -4 रेस टू पावर 2 क्या हो गया? 16. तो फाइनली व्हाट वी विल हैव 4 minus 16 that is -12. 4 3 जा 12 -3 that is ऑप्शन सी. ये कितनों का ठीक है? गुड. चलो भाई आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. आपको ये कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12. The force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced on it. फिजिक्स में पढ़ चुके हो. F is directly proportional to, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतने ज्यादा एक्सेलरेशन होगा. ठीक है. The equation to represent the above statement. भाई अगर आप इस यहाँ आपको देखो K दिखाई दे रहा है. मान लो आपने कहा कि जो फोर्स है वो क्या है? Y. और एक्सेलरेशन को आपने क्या ले लिया? X. तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्सेलरेशन. अगर आप ये कह रहे हो कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्सेलरेशन के. तो फोर्स को आपने कह लिया y. तो ये हो जाएगा y. मैं लिखूं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. यही लिखोगे. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, मैं अब आपको पता साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम रिमूव करते हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आता है. तो क्या मैं इसको लिखूं y इक्वल टू kx. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. समझ में आया कुछ? ठीक है. तो प्रेजेंटेशन क्या होगी क्वेश्चन नंबर 12 की? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल से, लेट फोर्स अप्लाइड बी y. जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो क्या है? y. एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बी x. जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है? x. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. फोर्स को आपने y लिया तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. और जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आता है. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए. क्या होगा? ऑप्शन ए. ये क्लियर हो गया? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट. अब मान लो कि जो एंगल है, वो एक्स. जो एंगल है वो एक्स है.
दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब पेयर ऑफ ए एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर आप ये कह रहे हो कि मान लो आपने कहा कि ये वाला जो एंगल है वो एक्स है, तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 90 माइनस एक्स होनी चाहिए ना। ठीक है, तो अगर एंगल आपका एक्स है तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होना चाहिए 90 माइनस एक्स। तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होना चाहिए 90 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो एंगल है दैट इज एक्स वो इक्वल है 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स इक्वल टू 5 टाइम्स 90 माइनस एक्स। पहले बताओ ये क्लियर। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 90 कितना हो जाएगा 450, माइनस में क्या हो जाएगा 5x। अब ये देखो जब ये माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा तो x प्लस 5x कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू क्या होगा 450। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू क्या होगी 450 बाई 6 मल्टीप्लाई यहाँ के क्या होगा डिवाइड। समझ में आ रहा है। तो 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30 75। तो एंगल की वैल्यू क्या आएगी 75। कोई डाउट, कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, क्या होगा 75। तो इसी तरह से आप करोगे। आपने कहा लेट रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, की रिक्वायर्ड एंगल किसके इक्वल है एक्स के, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा 90 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो एंगल एक्स है ये इसके कॉम्प्लीमेंट के 5 टाइम्स, इसके कॉम्प्लीमेंट के क्या है 5 टाइम्स। तो फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू क्या होगा 95 जब 450 माइनस 5x, माइनस 5x को यहाँ शिफ्ट करोगे ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 450। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x 450 बाय 6। तो 450 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे 6 7 जा 42 3 0 6 5 जा 30। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 75 डिग्री, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। Choose the rational number which does not lie between -2/3 and -1/5। आपको कहा जा रहा है एक रैशनल नंबर बताओ जो इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा हो। अब एक बात बताओ, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में, क्या पॉजिटिव नंबर दो माइनस वालों के बीच में आ सकता है? प्रैक्टिकली सोचो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 3/10 पॉजिटिव नंबर है, ये इससे भी बड़ा होगा, और 3/10 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो ये आपका -1/5 से भी बड़ा। जब दोनों से बड़ा तो उनके बीच में कैसे आ जाएगा? तो सीधा सीधा ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी। तो सिंपल सी बात है, आप कहोगे एस 3/10 इज ग्रेटर देन -2/3, जहां ये फेस ओपन होगा साइन का वही साइन बड़ा होगा, वही वैल्यू बड़ी होगी। एंड 3/10 इज ग्रेटर देन -1/5, ये क्लियर। तो 3/10 है जो किसी के बीच में, दोनों के बीच में नहीं आएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज, ये ध्यान से समझना क्वेश्चन। आपको ये कहा जा रहा है लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ए बी ऑफ ए सर्कल सच दैट मेजर ऑफ एन आर्क इज 183 डिग्री। आपको कहा जा रहा है एक आर्क ए बी है और इस आर्क का जो मिड पॉइंट है वो क्या है सी, यानी कि उस आर्क के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट है वो क्या है सी, और जो आर्क के थ्रू जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 183 डिग्री। देन इफ द रीजन बाउंडेड बाय द आर्क ए सी बी, ये ए बी और इसके बीच में सी, तो इनके थ्रू जो रीजन बाउंडेड हो रहा है एंड लाइन सेगमेंट ए बी, और लाइन सेगमेंट ए बी यानी कि इसके बीच वाला जो एरिया है उसको आपने किससे डिनोट कर दिया एस से। तो जो सेंटर ओ होगा वो कहां पर लाई करेगा, ये आपको ऑप्शन मिले। पहले आप इसको फिगर से समझो, पहले आप इसको फिगर से समझो। देखो भैया ये फिगर है इसकी, आपको ये कहा जा रहा है कि ये सर्कल है और ये आर्क है, ठीक है, ये आर्क है। अब मैं आर्क इस तरफ क्यों ले रहा हूं वो भी बता देता हूं, क्योंकि आपको एंगल पता होगा 183 डिग्री दिया गया है। आर कितना दिया 183 डिग्री, 180 से बड़ा है तो आपका मेजर आर्क है, ठीक है। तो जो वो सेगमेंट ए बी, देखो ये सेगमेंट है, इसके थ्रू जो एंगल बनेगा इस आर्क के रिस्पेक्ट में सेंटर में वो बनेगा 183 डिग्री। क्या बनेगा 183 डिग्री। 180 और 360 के बीच में होता है ना रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स वाली साइड में चले गए आप, इसमें चले गए रिफ्लेक्स वाली साइड, उससे कम होता तो अंदर की तरफ आता।
ये समझ में आ रहा है? फिर कहा गया आपको कि ये जो रीजन है आपका, ये जो आर्क है एसीबी, ये जो आर्क है एसीबी, और ये जो सेगमेंट है एबी, ये जो सेगमेंट है एबी, इसके बीच का ये जो सारा रीजन है, इसके बीच का ये जो सारा रीजन है, इसको हमने शो किया है एस से। तो आपसे पूछेगा सेंटर ऑफ ए सर्कल कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो कैन आई से दैट जो सेंटर ओ होगा आपका, जो सेंटर ओ होगा वो शेडेड रीजन पे लाई करेगा। भैया ये जो पूरा शेडेड रीजन है इसी में तो आ रहा है सेंटर ओ। समझ में आया कुछ? ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले तो आप एंगल देखो 183, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, 180 से बड़ा हो गया ना आपका, 360 के रिस्पेक्ट में क्या लो मीन्स, देखो 0 to 90 होता है, फिर 90 to 180 होता है, फिर 180 to 360, 180 से बड़ा, तो 180 से बड़ा तो इस साइड में बनेगा, तो विद रिस्पेक्ट टू मेजर आर्क बनेगा। तो यानी कि जिस अगर 180 से बड़ी बात करें तो मेजर आर्क की बात हो। फिर कहा गया ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है और ये जो आर्क है, इसके बीच का जो रीजन है वो हमारा हो गया एस, तो सेंटर वो कहां पर होगा, इसी रीजन पे लाई करेगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा राइट, दैट इज ऑप्शन डी, इन द इंटीरियर ऑफ एस, यानी कि एस रीजन पे ही लाई करेगा। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इज, एक पॉइंट है -6,3, पॉइंट ए -6,3 बी अ पॉइंट ऑन द ग्राफ, ठीक है। ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, आपने एक लाइन ड्रॉ की ए एल, जो एक्स एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एल क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ एल, जैसे एक लाइन है ए एल, ये ए है ये एल है, एल तो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है ना, एल किस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसका वाई पॉइंट क्या होता है, जोर से बोलो, 0। इसमें वाई पॉइंट किसका 0 दिखाई दे रहा है आपको, एक तो इसका दिखाई दे रहा है, एक इसका दिखाई दे रहा है। ये हो नहीं सकता, ओरिजिन तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ पॉइंट। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसका वाई 0 होगा ना, एक्स तो नहीं होगा, तो -6 के साथ 0 आ रहा है, तो यही ऑप्शन होगा। कुछ आया लॉजिक समझ में? तो ऑप्शन क्या होगा आपका, -6,0। तो आप ऐसे लिखोगे, सिंस ए एल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, क्योंकि जो ए एल है आपका वो किसके परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के। ये क्लियर हो गया? ठीक है, और एल किस पर लाई कर रहा है आपका, एक्स एक्सिस पर, तो वाई 0 होगा। अब जो पॉइंट ए है वो था -6,3, अब यहां से आपने कहा ए एल, तो इसका वाई 0 कर दो, तो बचा क्या, -6,0, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, क्वेश्चन 17, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड बाय x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3? बताओ जी क्या किया इसमें आपने, हैं? जोर से बोलो। ओके, देखो, क्या नहीं से दैट, देखो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, मैंने इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्या ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, बिकॉज x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 3, ऐड करके 5 ही आएगा। अब अगर मैं लिखूं x माइनस वाई इक्वल टू -1, क्या आप सेटिस्फाई कर रहा है, भी कर रहा है, बिकॉज x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 3, 2 -3 करूंगा तो -1 ही आएगा। ये क्लियर हो गया? अगर मैं लिखूं x प्लस 2y, तो x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू 3, तो 6 प्लस 2 8, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो कोई लिमिट है ऐसी, जितनी मर्जी क्वेश्चन बना लो। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज देयर आर मैनी लीनियर इक्वेशन व्हिच कैन बी सेटिस्फाइड बाय x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। चलो मैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज, if x plus 2 and x minus 1 are the factor of this equation,
देन वैल्यू ऑफ एम एन एंड आर रिस्पेक्टिवली, जो आपसे पूछा गया है एम और एन की वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ये आपका क्वेश्चन है, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। ये भैया इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 3 to 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना इसको। देखो आपको क्या कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि जो x+2 है वो इसका फैक्टर है। तो पहले तो मैं इसको क्या सकता हूँ, दिस इज पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, सारा का सारा एक्स वेरिएबल में। तो आपने लिखा भाई यहाँ पर जो पी एक्स है मेरा वो है x³ प्लस 10x² प्लस mx प्लस है, ये क्लियर है, ठीक है। अब x+2 इसका फैक्टर है, तो x+2 का जीरो क्या होगा, -2। अब अगर x+2 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि p ऑफ -2 जीरो के इक्वल होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। तो p ऑफ -2 का मतलब जहां x था वहां -2 पुट कर दो, तो इसका मतलब ये होगा कि -2⁻³ प्लस 10 × -2⁻² प्लस m × -2 और प्लस n, ये किसके इक्वल होगा, जीरो के। एन तो आपका काइंड ऑफ वो कांस्टेंट हो गया ना, इसके साथ तो वेरिएबल है ही नहीं। आप x की वैल्यू की जगह पुट कर रहे हो -2, तो जहां x होगा वही -2 आएगा, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज ही आएंगे। एम और एन तो आपको फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, -2⁻³ क्या होगा, -8, -2⁻², 4, और 10 4 जा क्या होगा, 40। ये हो गया -2m, प्लस में क्या हो गया n = 0, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 40 -8 कितना होगा, 32। अगर मैं इस -2m को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2m, और n को अगर यहाँ शिफ्ट कर दूं तो एक तरह से आपकी एक इक्वेशन बन गई कि 2m - n = 32, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्लियर है। चलो जी, अब क्या कह रहा है वो आपको, अब आपको कहा जा रहा है कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब यही सेम चीज इसमें करते हैं। अगर x-1 इसका फैक्टर है तो x-1 का मैं जीरो निकालूंगा तो क्या आएगा, 1, यानी कि जीरो का मतलब =0, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो p ऑफ 1 है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो जब आप x है वहां आप क्या पुट करोगे, 1, तो ये हो जाएगा आपका 1⁻³ प्लस 10, फिर इस x की जगह 1, तो 1⁻² प्लस है, फिर इस x की जगह 1, और प्लस n = क्या होगा, 0। अब देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n = 0, 10 + 1, तो मैं बोलूं m प्लस n = ये 11 यहाँ शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, -11। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन थी 2m - n = 32, 2m - n = 32, ये फर्स्ट इक्वेशन। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। मैं ये बोल सकता हूँ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर मैं यहां से n की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, या फिर आप यहां से निकालो, कोई वो नहीं है, यहां से निकालो फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं -n को यहां शिफ्ट कर देता हूँ, तो 2m - 32 होगा n के इक्वल, यस और नो, समझ में आ गया। मैंने इक्वेशन 1 से किसकी वैल्यू निकाल दी, n की निकाल दी। ये वैल्यू उठा के आप पुट कर दो इक्वेशन 2 में। आप लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2। ये क्लियर है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो m प्लस n की जगह क्या हो जाएगा, 2m - 32 = -11। तो m प्लस 2m -32 = क्या होगा, -11। 2m प्लस m कितना हो जाएगा,
-32 यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, पहले तो आप लिखोगे -11, ये शिफ्ट होगा तो क्या होगा +32, ये क्लियर है, ठीक है। तो फाइनली 3m इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस वन, 1, 3 माइनस वन क्या होगा 2, तो m की वैल्यू 21, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड, तो m की वैल्यू 7 आ गई। अब जो m की वैल्यू 7 आई है उसको यहाँ पुट कर दो, तो क्या होगा 2 × 7 - 32, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की। तो 2 7 जा क्या होगा 42 - 32 इक्वल टू n, तो n विल बी इक्वल टू -32 + 42, व्हाट वी विल हैव, ये देखो, ये 12 - 4 कितना हो जाएगा 8, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो -18, तो m हो गया 7 और n की वैल्यू क्या होगी -18। गुड आउट, ठीक है। मैं प्रेजेंटेशन दिखाया तो आपको। सबसे पहले आपने क्या कहा, बिकॉज x+2 इज अ फैक्टर ऑफ px, बिकॉज x+2 इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x+2 px का फैक्टर है तो x+2 का 0 निकाला आपने तो वो क्या आ गया -2, तो p ऑफ -2 किसके इक्वल होना चाहिए 0। तो जहां x है उसकी जगह क्या पुट करोगे -2, जहां x है उसकी जगह -2, जहां x है वहां पर क्या आएगा -2, तो ये हो गया -2^3 + 10 -2^2 प्लस m इंटू -2 और प्लस में n इक्वल टू क्या हो गया 0, -2^3 क्या हो गया -8, -2^2 हो गया 4, तो 10 4 जा क्या हो गया 40, -2m + n इक्वल टू 0। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया -2m + n, 40 -8 कितना होगा +32, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो -32, ये क्लियर है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो आपको पता है ना माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कि जो माइनस की टर्म है वो क्या हो जाएगी प्लस, प्लस वाले क्या हो जाएगी माइनस, ये माइनस जब यहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई 2m - n इक्वल टू 32, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तक, ठीक है। आगे देखो, अब आपने क्या कहा कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो p ऑफ 1 क्या होना चाहिए 0, फिर जो आपकी वैल्यू थी वहां आपने x की जगह 1 पुट कर दिया, तो यहां से आपको इक्वेशन मिल गई, यहां से आपकी जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी m + n इक्वल टू -11, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जो मैंने अभी बताया था, आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 2m - n इक्वल टू 32, यही थी ना। तो अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा -32, और अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, ये n की वैल्यू आप किस में पुट कर दोगे इक्वेशन 2 में, तो जहां m + n था तो इन प्लेस ऑफ n वी विल पुट 2m - 32, तो n की जगह क्या आ जाएगा 2m - 32, और इक्वल टू में क्या आएगा -11, ये क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो 2m + m क्या हो जाएगा 3m -32 इक्वल टू क्या हो जाएगा -11, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो फाइनली 3m इक्वल टू क्या हो जाएगा -11, और ये यहाँ के क्या हो जाएगा +32, तो 32 - 11 कितना 21, तो m की वैल्यू 7, ये क्लियर। तो ये जो m की वैल्यू आई है इसको आप फिर उस इक्वेशन में पुट कर दो, 2m - 32 इक्वल टू n, तो m की जगह क्या पुट कर दोगे 7, तो 2 × 7 - 32 इक्वल टू n, तो फाइनली n विल बी इक्वल टू -18, तो आगे दोनों वैल्यू, क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 इज आपको असर्शन गिवन है, असर्शन ये कह रहा है कि ABCD एंड PQRS आर रेक्टेंगल एंड Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, देन DP इक्वल टू PC। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को, अब यहां देखो आप,
देखो आपको ये कहा जा रहा है एबीसीडी और पीक्यूआर ऐसे रेक्टेंगल है, तो अगर मैं फिगर के साथ जाऊं तो ये आपका एबीसीडी है, ए बी सी डी, राइट। और फिर आपको कहा जा रहा है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर सी, पी क्यू आर सी, दोनों ही कहा जा रहा है रेक्टेंगल। फिर कहा जा रहा है क्यू एक मिड पॉइंट है, तो देखो क्यू एक मिड पॉइंट एसी का, इसका मिड पॉइंट है एसी का, ठीक है। और फिर आपको ये कहा जा रहा है जो डीपी है वो पीसी के इक्वल है, डीपी जो है वो पीसी के इक्वल है। इस हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ कि जो पी है वो मेरा मिड पॉइंट होना चाहिए, है ना। पी क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। अब कहा जा रहा है कि डीपी पीसी की जो इक्वल है वो क्यों है, उसका रीजन आपको दिया जा रहा है। इसका रीजन यह है कि जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। भाई बात तो ठीक है, लेकिन वो इसका रीजन थोड़ी ना बना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये इस ट्रायंगल पे फोकस करूं, ये एक ट्रायंगल है, आपने ट्रायंगल बनाया ऐसे, ये हो गया आपका ए सी, क्या हो गया, देखो एक तरफ ले लो आप ए, एक तरफ ले लो सी, और एक साइड हो गया आपका डी। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आप देखो ए सी, और यहाँ देखो एक पॉइंट आपका है, देखो ए सी वाली साइड पर एक पॉइंट है आपका क्यू, ठीक है। ये टच कर रहा है डीसी वाली साइड को किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में अगर ये कहा जा रहा है कि क्यू एक मिड पॉइंट है, क्यू क्या है, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, मिड पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, देखो ये लाइन, अब देखो ध्यान से, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है ना, ये जो लाइन है वो इसके क्या है, पैरेलल है। और मिड पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करो जो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ये पॉइंट भी फिर क्या होना चाहिए, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जो रीजन है वो ये नहीं है, ये तो मिड पॉइंट थ्योरम लिखी हुई है, इसका रीजन मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, इसका रीजन है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कि अगर हम किसी मिड पॉइंट ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, जैसे कि यहाँ पर ये एडी के पैरेलल है, एडी के पैरेलल है, तो वो लाइन जिस जो अनदर लाइन होती है उसको उसके मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती है। तो रीजन मिड पॉइंट थ्योरम नहीं था, रीजन इसका यहाँ पर क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। रीजन क्या था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो जब आप इसका आंसर दोगे, तो देखो ये आपकी फिगर है पहले तो, ठीक है। आपने कहा बोथ ए एंड आर ट्रू है, तो दोनों ही ठीक है, ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बट आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर जो है वो एक पार्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर सॉरी आर का मतलब मेरा यहाँ से किससे है, रीजन से। जो रीजन है उसका करेक्ट आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो क्यों नहीं है, आप ये समझो। आपने कहा, आपने कहा देखो, आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया ये, ठीक है, ये आपने ट्राइंगल बनाया इस तरह। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपने ट्राइंगल बनाया ए सी डी, एबीसी। फिर क्वेश्चन में जो एसी वाले साइड है इस पर एक पॉइंट दिया हुआ क्यू, यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ की जो दूसरी साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है पी पॉइंट। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो क्यू पॉइंट है, ये जो क्यू पॉइंट है ये एक मिड पॉइंट है, ये क्या है, एक मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे और अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है दूसरी साइड को भी वो उसके मिड पॉइंट पर ही टच करेगी। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो डीपी किसके इक्वल होना चाहिए, पीसी के। लेकिन इसको क्या कहा जाता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। तो आप कहोगे ट्राइंगल एडीसी क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू एडी। ये जो पी क्यू है वो एडी के क्या है, पैरेलल है। अब पी जो होगा वो भी मिड पॉइंट होगा, क्यों होगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये इसका रीजन। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। स्टेटमेंट दोनों ठीक है, both A and R are true, but R is not the correct explanation of, हाँ जी, ऐसे जैसे बताया। आइडियली अगर आप प्रेजेंटेशन में ऐसे दिखा दो ट्राइंगल बना के, तो बहुत आइडियल प्रेजेंटेशन हो जाएगी। क्योंकि जो चीज आप सोच रहे हो उसको दिखा दो अपनी प्रेजेंटेशन में, जो चीज दिमाग में है उसको प्रेजेंटेशन में दिखा दो, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था सेक्शन ए का, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। आपका असर्शन क्या है, देखो आपका असर्शन है
योर असर्शन इज इफ रूट 2 इज इक्वल टू 1.414 एंड रूट 3 इज इक्वल टू 1.732, तो कहा जा रहा है क्या रूट 5 रूट 2 प्लस रूट 3 के इक्वल होगा? आपसे पूछा जा रहा है क्या रूट 5 क्या रूट 2 प्लस रूट 3 के इक्वल होगा? भाई सिंपल सी बात, आप ये समझो, देखो रूट 2 की वैल्यू कितनी है? 1.41, समझ आ रहा है? और रूट 3 की वैल्यू कितनी है? 1.732। रूट 2 की वैल्यू 1.414 है, 1.732, और ये आपका प्लस करके आ रहा है 3.146। और अगर मैं रूट 5 निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? रूट 5। याद है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते थे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखो, ये 2 जब 4 आएगा, बात यही खत्म होगी, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये तो 3.146 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कि रूट 2 प्लस रूट 3 जो है रूट 5 के इक्वल होगा ही नहीं। रूट 2 प्लस रूट 3 जो है ये आपका रूट 5 के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, ये 3 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो उसका मतलब जो आपका असर्शन है, जो आपका असर्शन है ये इसके इक्वल है, यही फॉल्स हो गया। तो बस बात यही खत्म होगी कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो ये या तो ये स्टेटमेंट होती है, ये समझ रहा है? फिर आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, फिर आपको आगे ऑप्शन नहीं, और यहाँ आके हमारा सेक्शन ये क्या होता है? कंप्लीट। ठीक है।